सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। मनाली वाली रोड ट्रिप भाई बीच में थोड़ी सी छोड़ के आनी पड़ी, उसका कुछ एक कारण था, वो छोड़ो। बट अब हम दिल्ली आ गए हैं, तो अपने पास आज देखो ये वाली 3 बाइकें खड़ी हुई हैं। ड्यूक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि उसने कैसा परफॉर्म करा। बट आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे R15 M ये जोकर वाली की, और मेरी वाली R15 वर्जन 3, और जो नीतू डॉन वो काली वाली लेके गए थे R15 वर्जन 4 की। तो भाई देखो 4 और M इस वजह से इसलिए खड़ी कर रखी है, कोई फर्क तो है नहीं, बाइकें सेम है, इंजन सेम है, पावर वगैरह सेम है। तो आज बताऊंगा कि भाई देखो R15 को बोला जाता है कि R15 लॉन्ग राइड के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसा हर कोई कहता है कि भाई R15 को लॉन्ग राइड पे मत लेके जाओ, पर ना ले जाने का सिर्फ हर कोई एक रीज़न बताता है कि इसका राइडिंग पोस्चर जो है वो एग्रेसिव है। बट मैं उसके अलावा आपको और ऐसे रीज़न बताऊंगा जिस वजह से मत लेके जाना। हालांकि ले जाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बट कुछ और ऐसे रीज़न है जिस वजह से इसको लॉन्ग राइड पर ले जाना थोड़ा सा अवॉइड करने में समझदारी है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने R15 वर्जन 3 के ऊपर, अपनी वाली के ऊपर 3 रोड ट्रिप मार रखे हैं। गए थे मसूरी, फिर केदारनाथ, और फिर अभी मनाली होके आए हैं। तो ओवरऑल मैं देखूं तो भाई मैंने अपनी बाइक ना 10,000 से ज़्यादा चला दी है, 11,000 कुछ किलोमीटर चला दिया है। तो मुझे कुछ बातें समझ में आई है, और इन लोगों का पहला रोड ट्रिप था R15 के ऊपर, दोनों का ही पहला था। पहले इनके थॉट पूछते हैं, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि R15 को लॉन्ग ट्रिप पे क्यों नहीं लेके जाना चाहिए। पहले नीतूड़ी बताएगी, बताओ। हाथों में दर्द, कंधे में दर्द, अंधेरा आ रहा है तू, मेरे को पता है इन सब चीजों से उतना प्रॉब्लम काला आ रहा है तू। सच बताऊं तो लाइक जैसे कि हाँ। कंधों में दर्द, एक बार को पता क्या था, जब मैं सुन्न हो जा रहा था ना, जब एकदम हाल ऐसा हो जाता है कि बस अब तो कुछ नहीं है, दर्द ही नहीं महसूस हो रहा, तब तो चलती चली जाएगी बाइक। लेकिन वो तो एक अलग बात हो गई। नहीं वैसे दिक्कत क्या कहाँ आ रही थी तेरे को? हाईवे पे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। हाईवे पे जितना पावर था इसमें सब बढ़िया था, ये नहीं था कि पावर की कमी महसूस हो रही। लोग कहते हैं कि मतलब कि सबसे ज्यादा इसको लॉन्ग राइड के लिए राइडिंग पोस्चर बेकार है। उसने कितना परेशान करा तेरे को? ठीक है, मेरे को तो ऐसा लगा, देख भाई जब मैंने शुरुआत के 50 किलोमीटर चलाए ना, मतलब जैसे कि होता है नॉर्मली तो हम 10-20 किलोमीटर सिटी में तो चलते ही रहते हैं। 20-25 किलोमीटर चलाई, उसमें मुझे कोई नहीं हुआ। जैसे 30-35 हुआ ना, तो हल्का सा हाथों में मतलब ऐसा लगा कि हाँ दर्द हो रहा है। फिर जब ये हाथ एकदम से सुन्न हो गया ना, फिर कुछ पता नहीं लगा। फिर तो गाड़ी कितनी चली गई ना, कमर में मुझे कुछ खास। अच्छा, ये एक दिक्कत लगी, और दूसरी दिक्कत पावर की लगी, वो मेन पहाड़ों में बस। चलो उसके बारे में अभी 1 मिनट के बाद बताना। इससे पूछते हैं भाई तेरे को क्या दर्द हुआ शरीर में कहीं? ऑफ रोडिंग जब आई थी पहाड़ों में तब हुआ था। उसके अलावा नॉर्मल रोड पे तो 300, 400, 500 किलोमीटर जितनी मर्जी, प्लेन रोड पे। हाँ प्लेन रोड पे इजीली आराम से बंदा चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एग्रेसिव पोस्चर होने का एक फायदा ये है ना कि बंदा एक्टिव रहता है, एक्टिव भी रहता है, लेजीनेस नहीं आती है। और एक चीज और बताओ, एक चीज और पूछूंगा। जैसे कि भाई देखो मैं तो लॉन्ग राइड कर चुका हूँ काफी बारी, तो ये चीज मेरे को पता है। इन दोनों का एक बारी मैं पूछना चाहूंगा। सब कहते हैं कि ऐसे जैसे हम इस पे एग्रेसिव तरीके से बैठे हैं, तो ऐसे हमारी कमर स्ट्रेट रहती है। सच बताना, स्ट्रेट कमर में दर्द हुआ कहीं? कमर में नहीं हुआ मुझे नहीं, कुछ कम ना, मुझे कमर में नहीं हुआ ना मुझे। और बल्कि गाइस कमर स्ट्रेट रखने से ना ये और फायदा है कि मतलब कमर सीधी रहती है, बैक में बिल्कुल पेन नहीं होता है। ये चीज मेरे को तो फील होती है कि बैक पेन नहीं होता है। जैसे अगर मान लो ना थोड़ा सा भी ऑफ रोड आ जाता है, मैं कह रहा हूँ ऑफ रोड का 1 किलोमीटर भी, 1 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा कह दिया। हाँ बहुत ज्यादा कह दिया, पूरा प्रेशर ही पड़ जाता है। गड्ढे जाते हैं ना ऐसे, नहीं भाई साहब, ऑफ रोडिंग फट जाती है। झेल भी लोगे। अब तुम सोचो कि तुम 400-300 किलोमीटर कंटिन्यू इस गाड़ी को चला के आए हो, फिर तुम्हें उसके ऊपर मिल जाए, और उसके ऊपर तुम्हें ऑफ रोड मिल जाए, क्योंकि ये हुआ है हमारे साथ। हाँ तो वही चीज हो गई। पहले तो हम 300-400 किलोमीटर हमने ऐसी प्लेन रोड पे चले, पहाड़ों पे चले, हर एंगल पे चले, और फिर आगे भाई खराब रोड, कीचड़, पानी, एक चीज और मेरे को मतलब लगी ना, क्योंकि अभी जिस दिन हम निकले थे उस दिन ना बारिश बहुत तेज हुई थी। ठीक है, तो बारिश, अरे भाई वो वाला हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी लूज हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ ना, हवा चलने लग गई बहुत ज्यादा तेज। वीडियो में व्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा, भाई राइट साइड से हवा चल रही थी, लेफ्ट साइड को यार हवा इतनी तेज थी, हर बाइक हिल रही थी। हम इस लाइन में चल रहे हैं, डॉटेड वाली लाइन में, हम प्लेन लाइन में चले कब आ जाएंगे पता भी नहीं लग रहा। बहुत तेज हवा चल रही थी, दिक्कत हो रही थी। ये तो देखो ओवरटेक करना बहुत दिक्कत वाली बात हो रही थी। चलो यार, ये तो इन लोगों ने अपनी अपनी एक दिक्कत बताई। कभी-कभार वाली चीज, ये तो चलो हवा वाली दिक्कत को इतना बड़ा कंसिडरेशन नहीं देंगे। बैठने वाली दिक्कत को मैं कह सकता हूँ हर किसी के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। बट भाई जो मेन दिक्कत है, जो इन दोनों ने भी नहीं बताई, मैं बताता हूँ। प्लेन हाईवे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। प्लेन हाईवे पे पता है क्या दिक्कत होती है? एक चीज की मुझे बहुत महसूस हुई थी, पता क्या चीज, जैसे एज नॉर्मल रोड पे जब हम हाईवे पे भगाते हैं तो 155 हमेशा लग जाती है, मगर जैसे कुछ सामान अपने साथ रहेगा या कुछ भी वेट रहेगा तो इसके ऊपर मतलब पता है 130 बहुत है भाई। लास्ट देखो, अगर एक उस दिन हवा चल रही थी, अगर एक ना वापसी में हम दो प्लेन के साथ जब तूने मेरे साथ वो करा था टॉप एंड, अरे वो तो नहीं, वो ये नहीं, तू ये कहना चाह रहा है कि जब परमानेंट सामान बंधा है और आपको पता है मुझे कई 100 किलोमीटर कवर करने हैं, तब उस सिचुएशन में ना एक चीज और होती है भाई इसके साथ। जब आप उस सिचुएशन में ज्यादा भगाओगे ना, और भगाने के बाद जैसे कि मान लो आप चल रहे हो 130 पे कंटिन्यूस चल रहे हो, 140 पे, तो अंदर से ना एक डर लगने लगता है कि यार मैं बहुत तेज चला रहा हूँ। ये फील आता है जैसे कि मतलब इसको 130 140 कंटिन्यू चलाओ, ऐसा लगता है कि यार बहुत तेज चला रहा हूँ, कितनी देर से मैं
कितनी तेज चला रहा हूँ, इंजन कितना ज़्यादा रैप हो रहा है, वो चीज़ थोड़ी सी एक मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ होती है। ठीक है, ये तो चलो छोड़ो, जो मेन मुद्दे की बात है भाई वो है पहाड़ों में जाके, जहाँ पे शार्प टर्न आ जाते हैं, कर्व्स आ जाते हैं, वहाँ पे भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, मेरे से एक बंदे ने बोला था भाई आप R15M की बुराई करोगे तो लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। भाई उल्टा सीधा बोलने से मेरे को किसी का डर नहीं लगता, कोई भी कुछ भी बोले मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। मगर जो बात सच है, जो चीज़ इसकी प्रॉब्लम है वो भाई मैं बता रहा हूँ, पहाड़ों पे जब नीतू जैसे कि कहीं पे शार्प टर्न आ रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, याद दिला दी तूने। पता है कुछ मोड़ ऐसे थे जो पूरे एक यू एक में होते थे यू मुड़ रहे हैं, हाँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पूरा ऐसे मुड़ते मतलब आपको यू टर्न लेना पूरा, यू बन जाता था भाई साहब। मतलब गलती से अगर किसी बंदे ने दूसरा गियर लगा लिया ना, या तो बाइक लेके गिर ही जाएगा। मतलब पावर तो कहीं से कहीं नहीं, पहले गियर में और फुल थ्रोटल 10,000 तक खींचोगे जब भी बाइक चलेगी। एग्जैक्टली। और ये एक बात बताऊं, V3 में और M में भाई इतना ज़्यादा फर्क महसूस हो रहा था, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई। मैंने एक जगह पे ना किसकी वाली चलाई थी, तेरी वाली चलाई थी, पता नहीं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भाई बाइक चढ़ने को राजी नहीं। मैंने कहा क्या हो गया इसकी बाइक को, बिल्कुल खिंच नहीं रही थी। पबजी तू भाई कैसे चला रहा था इसे? अबे भाई वो वैसे भी खींच रही थी, वो जानता क्या, तू ड्यूक 390 से इस पे आया था। अरे हाँ ये बात भी कह सकते हैं, क्योंकि देख मैं भी ड्यूक से आया था गाइस, और डीडी भी ड्यूक से आया था। डीडी ने इसको 2 मिनट चलाया, मेरे से कह रहा ला मुझे V3 दे दे, मेरे से नहीं चल रही है। मैंने कहा क्यों क्या हो गया, कह रहा बिल्कुल भी नहीं खिंच रही। मगर जब तू ड्यूक से इस पे गया होगा तब तुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई होगी। मेरी तो आदत है, मेरे को काय की होगी, 5-10 मिनट के लिए ड्यूक चलाई थी। अच्छा हाँ, फिर इन्हें नीतू को दे दी थी। मैंने भी 5-10 मिनट तो चलाई थी, तुरंत हाथ हो गया था ऊपर। किराए वाले रेंटल दिलाई तो दे, तो बेकार थी, गोबर वो बाइक थी भाई, उसमें तो रुला दिया। मतलब कितना खुश हो रहा था कि चलो। दूसरी चीज, अबे इसकी पूरी मतलब गाड़ी में जब ऑफ रोडिंग करके आया तो वो कीचड़ हो गई उसके टायर में, उसमें चैन सेट में, सब में जगह कीचड़ हो गई, तो वो वैसी पावर ड्रॉप करने लग गई। मगर भाई देखो एक बात बताऊंगा मैं, R15 को ना पहाड़ों पे लेकर बिल्कुल मत जाना। बस छोटे मोटे हाईवे पे 100-200 किलोमीटर की राइड कर लो, इससे ज़्यादा से मत लेके जाओ। क्योंकि मैं बताता हूँ बात क्या है आपको ना, जब पहाड़ चल रहे हैं ना, जैसे कि आप पहाड़ पे चला रहे हो, क्योंकि पहाड़ कभी प्लेन नहीं होते, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। अगर किसी ट्रक वगैरह को भी ओवरटेक करना है ना, उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फटीक देती है ये बाइक। क्योंकि ओवरटेक करते टाइम आप मान लो 60 की स्पीड पे चल रहे हो और आप 3rd गियर पे हो, आपको वहाँ 60 से सीधा एक तो 2nd गियर पे आना पड़ता है, और पीछे से ना थोड़ा सा स्पीड बना के लानी पड़ती है किसी को ओवरटेक करने के लिए। वो चीज़ बहुत ज़्यादा एनोइंग हो जाती है वहाँ पे भाई, ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। टाइमिंग की कमी थी, मान ले जैसे हाँ, कोई भी मोड़, क्योंकि पता नहीं हमें कि कौन सी गाड़ी, क्योंकि भाई देखो जल्दी करना कुछ 100 मीटर का गैप होता है, 200 मीटर का गैप होता है, उसमें आपको ओवरटेक भी करना है, आगे टर्न भी लेना, और टर्न पे इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि आगे से कोई व्हीकल ना आ रहा, और ब्रेकिंग भी करनी है। तो मतलब जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो ना, तब वहाँ पे लगता है कि भाई हाँ यार R15 थोड़ा सा परेशान कर रही है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसके साथ, जो सबसे बड़ा इसके साथ दिक्कत है, पीछे की सीट है ना इसकी, सिर्फ उस पर एक बैग बांध सकते हो, बहुत ज़्यादा लगेज कैरी नहीं कर सकते हो अगर स्टॉक बाइक पे ले जा रहे हो। बाकी अलग से कुछ एक्सेसरीज वगैरह ऐड करा लेते हो तो वो तो एक अलग बात है, पीछे कुछ लगवा लिया, साइड में कुछ लगवा लिया, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। बाकी इसका प्लास्टिक का टैंक होने की वजह से इसके ऊपर भाई टैंक बैग भी जो है ना शायद से नहीं लगा सकते। मैंने ये बात की से पता करी थी, अब जब कभी लगवाना होगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो दिक्कत है देखो भाई, सबको लगी। सबसे बड़ा जो मेन कंसर्न है ना इस बाइक के साथ, सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये ऑफ रोड के अंदर करते हैं भाई। ऑफ रोड के अंदर बिल्कुल बंदे का ना पूरी शरीर में ना ऐसा लगता है कि चींटी चल रही है। मेरा हाथ और मेरे पैर ऐसे थे जब मैं उतरा ना, एक जगह ना ऐसे करके हो रहे थे, एक जगह नीतू तेरे को यहाँ पे भी दर्द हो रहा होगा, यहाँ हाँ, पे हो रहा था ना, पैर यहाँ पर दर्द हो रहा था भाई, ऐसा लग रहा था कि मेरे से चला नहीं जा रहा है। हाँ ये चीज फील होती है भाई। ऑफ रोड पे भाई बहुत परेशान करा है इसने, मतलब पहाड़ों की वही दिक्कत है, एक ऑफ रोड और एक पावर ड्रॉप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका यही था। और इसके सस्पेंशन इतने बेकार है कसम से, हल्का सा बड़ा गड्ढा आ रहा था ना पूरी, मतलब घच्चे से समझ रहे हो ना, बोल जा रहे थे तुम, तेरे को कसम से बहुत बहुत तेज एक जगह पता भाई। क्या हुआ, एक जगह ना 2-3 गड्ढे ऐसे ऐसे वाले आए थे। अबे नीतू एक जगह बहुत मोटे गड्ढे आए, मेरे दोनों घुटने इस प्लास्टिक पे लगे थे, किस वाली पे, इस वाली प्लास्टिक पे घुटने लगे, और सेंटर में तो बस काम हो ही गया था। मैं यकीन मानो 2 मिनट साइड में बाइक रोकी मैंने, चीज आपस में टकराई थी, गड्ढे में नहीं कूदी ना तेरी बाइक, तू स्लो चल रहा था ना पीछे, मैं और नीतू सबसे आगे लीड कर रहे थे, हम दोनों तेज चला रहे थे। एक गड्ढा आया था, पता कैसा? अबे क्या बात कर रहा है, नीतू ने जाते टाइम पूरे टाइम लीड करा है। नीतू भाई नीतू ने लीड करा है, जो सच बात है, जाते टाइम पूरा टाइम सबसे आगे नीतू चल रहा था। तो जिस गड्ढे में इसकी कूद रही थी उसमें मेरी भी कूद रही थी, जहाँ तक बचा पा रहा था वहाँ तक बचा ले रहा था। बाकी ब्रेकिंग वगैरह ने तो कोई दिक्कत नहीं करी, ब्रेकिंग वगैरह को ब्रेकिंग करके चला रहा था। इंजन ब्रेकिंग पहाड़ों पे भाई जरूरी है, आनी चाहिए, हर किसी ने करी थी। मतलब पिछली ब्रेक मेरे को इसकी काम की नहीं लगती भाई, मतलब ठीक है, पिछला तो ऐसी है, ऐसा लगता है कि ब्रेक मार रहे हैं दीदी कम, बस लग रहा है। बाकी देखो पहाड़ों पे लीन वीन के मामले में तो R15 एक नंबर है, वहाँ पे तो भाई आपको ना ऐसा लगेगा कि भाई इसी बाइक को लेके जाऊंगा। मगर जब भाई पता है जब किसी को ओवरटेक करना हो, जब किसी के बराबर से एकदम से निकालनी हो ना, वहाँ पे भाई ये थोड़ा सा रुला देती है, वहाँ पे परेशान करने लगती है। और स्पेशली M वालों को तो भाई मैं साफ मना करूँगा, बिल्कुल पहाड़ पे मत लेके जाना R15M को। ये V3 वाले जो BS4 वाले एक आधी बार सोच भी सकते जाने की, मगर M वाले बिल्कुल मत लेके जाना। नीतू R15 लेके जाएगी पहाड़ों पे? अरे अब मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मतलब ठीक है, देखो सिटी के लिए बाइक बढ़िया है, सिटी विटी के लिए ठीक है, बढ़िया है। हाँ। एज उस चीज के हिसाब से देखोगे ना कि ट्रिप मारना, हाँ। देखो ले जाने वाला ले जाए भाई, उससे
मतलब नहीं है। हाँ, बहुत वो से तो बंदे यार होते देखो हैं, है ही, उस बात लद्दाख में लेके तो चले गए, हाँ। वो जाने को तो चली जाएगी, जाने को चली जाएगी, वो मगर कोई बड़ी एक बात ना, नहीं है, मगर जो- एफर्ट बहुत ज्यादा हाँ, लगेंगे effort बंदे बहुत के। ज्यादा, वो चीज फिर वो नहीं झेली जाएगी भाई। देखो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसने नीतू तूने पेट्रोल कितने तक का डलाया था एवरेज, और एक बार भाई मैं एवरेज और आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने यहाँ से सबसे पहले टंकी में तेल डलवाया था 500 रुपए अब ये बारी करियो, जिसका कैलकुलेट पैसा जरा। इसने मेरे को दिया था। भाई देख लो, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, जिससे ना काफी लोग मेरे से ये बात पूछते भी है कि भाई आपकी बाइकों ने एवरेज कितना दिया, खर्चा क्या आया। तो भाई चलो नीतू जी बताओ। 500 का एक जगह डलवाया था, भाई फिर उसके बाद 710 रुपए का एक जगह डलवाया था, 710, फिर एक जगह 320 की 30 रुपए का डला था, आते समय 721 रुपए का डला था। अब नीतूड़ी एक जगह, पहले भी तूने एक जगह हाँ, मैं जहाँ बताता साले हूँ एक जगह जहाँ मैंने ड्यूक में फुल करवाई थी 900 रुपए की, वहाँ तूने भी तो डलवाया था 900 रुपए का। 900 रुपए का वो तो बता तो रहा हूँ, मेरी हाँ। जान लिखने तो दे। और एक बार लास्ट टाइम मैंने, मुझे लग रहा है कि आधी टंकी थी जब वहां से निकल रहा था, जब तेरे साथ जब मैं रात को निकला था, तो 1500 रुपए का तेल। 450 रुपए के आसपास का तेल डलवाया था उस टाइम, जो क्रेडिट अपने चलो कार्ड 400 3500 का पेट्रोल लगा भाई नीतू भाई का हमारे, 3601 रुपए का। कर लो यही भाई इसका इसे- अप्रॉक्स इसे डिवाइड 1156 किलोमीटर चली थी भाई। हाँ हाँ, मेरी कम चली थी ना, क्योंकि वहां से तो मेरी बाइक फंस गई थी, तो वही 50 किलोमीटर तेरी कम कम मान लो। तेरी कम चलने के बावजूद भी भाई मैंने रैप भी कितना किया, मैं फुल रैप पे चला रहा था बाइक। 36 की एवरेज आ रही है। हाँ, कहना चाहेंगे आप? मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे पता वो देती इतना है, मैं रोज यहाँ चलाता हूँ तो उतना देती है, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। देख लो भाई, नीतू जी ने चलाई 37 की एवरेज है, और आपने जब चलाई है मैंने जोड़ लिया था, मेरी 45 पे 43 के आसपास आई थी। ओवरऑल मीटर के हिसाब से तो नहीं ना? मीटर के साथ, मीटर में तो क्या बन दिखा रही है? मीटर में तो 45, 45 दिखा रही है। 51 हाँ, मीटर में मेरे में 51 आ रही दिखा है। रही है उसमें। तेरी कितनी आई है? 51 51 नहीं वैसे अच्छा, मतलब एक्यूरेट एक्यूरेट एक्चुअल तो 43 44 के आसपास। भाई इसने भी 42 43 इतनी ही दी है, 44 के आसपास ही आई है मेरी वाली R15 के अंदर भी एवरेज। 100 से ऊपर गई नहीं, बारिश हो रही थी। हाँ नहीं वापिस आते टाइम तो भगाई है, वापिस आते टाइम तो भगाई है। कोई भी एक्टिविटी नहीं करा हमने। है कैसी बात कर रहा है, 120 तो मैं इसने करा होगा यार, हमने नहीं, मैंने नहीं करा। वीवी एक्टिविटी नहीं हाँ, वापिस आते टाइम तुम कितनी स्पीड पे आए हो दोनों? ये 120 पे चल रहा था, ये मैं मेरे साथ चल रहा था। तेरे साथ चल रहा था मैं। चूतिया जब वॉल्वो वालों की ऐसी तैसी कर रहे थे, भूल गए वो दिन। भूल गया वो दिन। 24 घंटे इसकी तरह नहीं कर रहा था भाई, मैं तो कर रहा ये था, ये चूतिया तो साला कार वालों से रेस लगा रहा है बेमतलब में। जब तू कहे ना मुझे तू तो मजा आ रहा था भाई, लेके मैं तो R15 बाहर चल था। रहा है, लगा रहा जानता है किससे? मर्सिडीज GLA से। कौन सी थी? मर्सिडीज GLA थी, मर्सिडीज GLA से रेस लगा रहा जेल 200। है। हाँ, वो खाली एक पूरे रोड पे वही एक ऐसा बंदा था जिसने टक्कर दी थी, वरना कोई नहीं था जो भगाए मेरे साथ। क्योंकि भाई, आप देख रहे हो? 120 जाती ना, ब्रेक लग जा रहे थे और मैं कट कर R15 वर्सेस मर्सिडीज GLA उस टाइम 200 मुझे 390 टाइटल लाइन मिल गई उस दिन मुझे 390 की बहुत याद आ रही थी। 390 होती तो मजा आ जाता। है। तो देख लो भाई, देखो इनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, जो हमने नेगेटिव पॉइंट्स थे वो बता दिया, बाकी जो सब बचा वो सब पॉजिटिव में अपने आप काउंट कर लेना है। 390 के ज्यादा याद आ रही थी ना 390 की। नहीं, मतलब ऐसे मैं इसकी बोलो भाई नीतू को भी यार 390 दिलानी पड़ेगी। अरे ले लेंगे भाई, लेनी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा- तेरी तो भाई देख लो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था, सारी बाइकों ने ऐसा परफॉर्म करा। ब्रेक डाउन की बात करें, कोई भी बाइक ब्रेक डाउन नहीं हुई थी, बस एक ब्लैक वाली के अंदर एक प्रॉब्लम आई थी, उसका फैन बहुत ज्यादा चल रहा था। वो ब्रेक का वो गियर का वो लीवर ढीला के अंदर क्या होता है, उसका जो फैन था वो बहुत ज्यादा चलने लग गया था, पूरी टंकी पे वाइब्रेशन कर रहा था। मतलब जैसे मैंने चाबी ऑन करके उसको स्टार्ट किया ना, तो घन से नहीं आवाज आई और तुरंत बंद हो गई। फिर वो रात के टाइम में पता नहीं क्यों मेरे को वहां पर जब मैंने बाइक वो करी थी ना, तब और उसका ब्रेक उसका जो ये था ना भाई, ये वाला लीवर भी पूरा, ये चीज ढीली हो गई थी। चलो नट बोल्ट तो ढीले हो सकते हैं, गियर वाला ब्रेक मगर गियर वाला, मगर फैन की दिक्कत थोड़ी सी आउट ऑफ वो दिखा कंट्रोल, लेंगे समझ से बाहर जा रही थी थोड़ी सी। बाकी सब तो देखो ठीक था, बाकी ओवरऑल देखो ऐसा परफॉर्म करा सारी बाइकों ने, बाकी और किसी में कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इनको क्लीन कराते हैं। इनमें छोटे मोटे एक दो काम कराने, सब में चेन ढीली हो गई है, गंदी हो रही है, वो सब काम चेन तो करवाते रुला हैं। देगी, हैं? चेन तो ल्यूब लेके जाना भाई, बिना ल्यूब के तो- बिना ल्यूब के नहीं चला पाओगे, नहीं बहुत- चलेगी यार। इतनी हार्ड हो जाती है ना, पहले गियर में आगे पीछे खींचना मुसीबत बन जाती है। कर ऐसे आवाज भी हाँ, आती बहुत है कि गंदी बहुत बुरे तरीके से। तो हाँ, वो चीज और देखो चेन भाई, ढीली बहुत होती है, सबसे बड़ी बात। जितनी मोटी चैन होगी उतनी जल्दी ढीली होगी। मैं कुछ मोटी नहीं है। ये तो फिर भी मेरी और ए के भाई की चैन बहुत खतरनाक ढीली हो रखी थी। ए के भाई की भी बहुत तेज आवाज कर रही थी RS की। बाकी यार देखो, हाँ एक बात है भाई, एक पते की बात रह गई गाइस, RS ने धोखा नहीं दिया इस रोड ट्रिप पे। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्लीज।